जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 8वें चैप्टर से आगे करना है। दो लेक्चर्स में हमारी सिक्स 7वें चैप्टर तक मुकम्मल हो गई थी। पहले लेक्चर में 3 चैप्टर थे, अगले में 4 थे। अब आखिरी जो 4 5 चैप्टर हैं वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। 8वां जो चैप्टर है वो एनर्जी है, सही है। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी के वाले से हमने कुछ पढ़ा था, लाइट का थोड़ा बहुत पढ़ा था, सही है। तो अब मुकम्मल जो एनर्जी है और इसकी किस्में जो हैं इसमें दोबारा आ जाएंगी। एनर्जी की देखें, सबसे पहले डिफिनेशन है, बहुत आसान सी डिफिनेशन है एनर्जी। कहता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि काम करने के लिए जो आपको सलाहियत चाहिए होती है, सही है, उसको हम एनर्जी कहते हैं। सादा लफ्जों में एनर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो एनर्जी की दो कैटेगरीज की हैं उसने, सही है। पीछे हम उसकी फॉर्म्स पढ़ते आ रहे हैं, लाइट, हीट, साउंड वगैरह हम पढ़ते आ रहे हैं। इसमें उसने कैटेगरीज की हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया है एक को, और दूसरे को पोटेंशियल एनर्जी को, सही है। अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है? काइनेटिक एनर्जी याद रखें हमेशा मोशन से होती है, यानी हरकत से होती है, मूवमेंट से, सही है। ये देखें, ड्यू टू मोशन। अब इसमें नीचे देखें, ये ट्रक है, ये रेस्ट पे अगर है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सही है, अगर ये रेस्ट पे है। ये जैसे ही चलना शुरू कर देगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती, सही है। पोटेंशियल एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे, वो स्टोर भी होती है। ये खड़ा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक नहीं है। काइनेटिक तभी होगी जब ये चलेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी समझ लें जो पोजीशन की वजह से होती है, सही है। इसमें लाजमी नहीं है, हरकत लाजमी नहीं है, ये पोजीशन की वजह से होती है और ये हरकत की वजह से होती है। ये दो फर्क याद रखने हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। ये देखें, ये जो भाग रहे हैं घोड़े, ये भी काइनेटिक एनर्जी की मिसाल उसने दी है। पोटेंशियल देखें पोजीशन की वजह से है, मिसाल के तौर पे। और दूसरा ये स्टोर्ड होती है, मैंने जैसे आपको बताया है, ये एनर्जी स्टोर्ड भी होती है। अच्छा, मिसाल दे रहे पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है, वो उसमें हरकत तो नहीं है, ग्रेविटी में हरकत तो नहीं है ना, सही है, उसमें तो कशिश है। तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की किस्म है इलास्टिक। इलास्टिक आपने देखा होगा, जो चीज स्ट्रेच्ड होती है, खींचने होती है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, सही है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ईपीई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रखने हैं आपने। ये किसकी हैं? पोटेंशियल एनर्जी की मिसालें हैं। और बाकी जो लाइट है, साउंड है, हीट हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ये सारी काइनेटिक की हैं, सही है, ये हरकत में होती हैं। हीट देखें, हमने पढ़ा था, हार्ड बॉडी से जो कोल्ड बॉडी है उसकी तरफ मूव करती है, इस तरह साउंड मूव करता है, लाइट मूव करती है, ये मूवमेंट, करंट मूव करता है, हीट मूव करती है, ये सारी जो है काइनेटिक की हैं। अब देखें, इसमें ये ग्रेविटेशन की मिसाल दे रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ है। ये देखें, इसमें ग्रेविटी, कोई भी चीज कशिश है जिसमें वो पोटेंशियल है। ये देखें, ये तीर जो है वो स्ट्रेच होते हैं, इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल है। बहरहाल दोनों जो हैं वो आसान एग्जांपल्स हैं दोनों की। ये देखें, फिर पोटेंशियल में और भी एग्जांपल्स दे रहे हैं। पहले काइनेटिक देखते हैं, मैंने बताई है, इलेक्ट्रिकल, बिजली, लाइट, हवा, हवा भी चलती है, मूवमेंट की वजह से पैदा होती है, थर्मल, साउंड, ये पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं। ये देखें, इलास्टिक हो गया, या ग्रेविटी हो गया, या केमिकल। अब ये केमिकल जो प्रोसेस है, या न्यूक्लियर, ये जो चांद पे होते हैं प्रोसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये सेल है, इन सब में क्या है, इनमें पोटेंशियल एनर्जी है, सही है। ये आगे कन्वर्ट होती है फिर इलेक्ट्रिकल में, जिस तरह बैटरी से जो है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। तो बहरहाल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फिर आगे कन्वर्ट होगी। जिस तरह ये ट्रक खड़ा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब ये चलना शुरू कर देगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल में। इस तरह ये बैटरी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको स्विच के साथ स्विच ऑन होगा, करंट आएगा, तो ये इसकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, और फिर आगे पंखा चलेगा उससे, या बल्ब चलेगा, जो भी प्रोसेस होगा, सही है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बहुत आसान है, यानी कि मैंने आपको बल्कि बता के भी आगे हूँ कि एक फार्म से दूसरी फार्म में कैसे कन्वर्ट होगी। जिस तरह मैंने ट्रक की मिसाल दी है, वो खड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी है, चलना शुरू कर देगा तो पोटेंशियल एनर्जी है। ये देखें, ये एक जगह पे अगर है तो काइनेटिक एनर्जी है, इसको आप मूवमेंट पीछे ला के, इस तरह जिस तरह कील ठोंकते हैं, सही है, ये नेल इसमें, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की मिसाल है, सही है। अच्छा, तो बहरहाल एक पोजीशन की वजह से है, एक हरकत की वजह से है, ये याद रखने हैं, जो मेन डिफरेंस है इनका।
फिर टाइप्स ऑफ एनर्जीज देखें। टाइप्स ऑफ एनर्जीज में आगे जो हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी पढ़ी है वो बता रहे हैं क्या होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं, इस तरफ पोटेंशियल की हैं और इस तरफ काइनेटिक की हैं। देखें ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी से जो होती है ये पोटेंशियल है, ये याद रखने। केमिकल एनर्जी पढ़े हमने, ये भी पोटेंशियल है। ये भी स्टोर्ड होती है, बैटरी में स्टोर होती है। जैसे ही बैटरी कनेक्ट होती है, करंट आता है उसमें, तो ये स्टोर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल में। सही है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी देखें मैंने आपको बताया है, ये जो प्रोसेस होते हैं फ्यूजन का और फिशन का। सही है। फिशन का एटम बम में होता है और ये फ्यूजन का चांद पे होते हैं, सॉरी सूरज पे होता है, ये याद रखने हैं। ये भी पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं। इलास्टिक एनर्जी मैंने आपको बता दी है, कोई भी चीज खींचते हैं जिसमें इलास्टिसिटी होती है। ये देखें इलेक्ट्रिकल, बिजली या लाइट, थर्मल हीट वाली, थर्मल प्लांट भी मैंने आपको बताया था कैसे चलते हैं, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, स्टीम से चलते हैं। सही है। साउंड एनर्जी हम पढ़ के आए हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखने। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वायर एनर्जी है जो जो किनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है, दोनों का सम है, दोनों की जमा करें तो ये बनती है। ये याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज ला सकते हैं। बीच में एक ये डाल के बाकी तीन इधर उधर से डाल के पूछेगा कि इनमें से कौन सी है जो काइनेटिक और पोटेंशियल का सम है, तो याद रखने मैकेनिकल है। सही है। तो बहरहाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। मास का और एनर्जी का लॉ है कि वो कभी भी जाया नहीं हो सकते। सही है। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना उसको पैदा किया जा सकता है मादे को, और ना उसको खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। यही लॉ एनर्जी का भी है। सही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सही है। सिर्फ चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा है कैसे काइनेटिक से पोटेंशियल में होती है या केमिकल से इलेक्ट्रिकल में होती है। सही है। ये चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज कौन सी हैं जो हमें मिलती रहती है मुसलसल कॉन्टिन्यूस। जिस तरह सोलर है, सूरज से हमें मिलती रहती है एनर्जी। हवा है, इससे मिलती रहती है। जियो थर्मल है, ये हम पढ़ेंगे आगे। जियो थर्मल क्या है? जियो का मतलब जमीन, और थर्मल हीट, जमीन की हीट से जो एनर्जी लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं है लेकिन ये कुछ जगह पे इससे भी काम लिया जा रहा है। हाइड्रो पावर जो पानी से हमने पढ़ा था, हाइड्रो प्लांट। और बायोमास ये प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं। सही है। ये सारी रिन्यूएबल है, ये नहीं खत्म हो जाएंगी, पीछे से और आती जाएगी। ये नॉन रिन्यूएबल है, मैंने आपको बताया था। ये कोयला है, कोयला जला दें, इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोयला जला दें तो फिर वापस आप उसको पैदा नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। इस तरह नेचुरल गैस है, गैस। सही है। न्यूक्लियर है, और ऑयल है, ऑयल भी जाया हो गया तो जाया हो गया। सही है। जिस तरह पेट्रोल है, पेट्रोल आपने खत्म कर दिया तो लाजमी नहीं है कि पेट्रोल पीछे से पैदा हो रहा है मुसलसल। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये जो नेचुरल गैस या ऑयल पैदा होते हैं। सही है। अलबत्ता ये देखें, सूरज रोज आता है, हवा रोज चलती है। सही है। जमीन से लेते हैं तो ये रोज का मामला है। पानी जो है, पानी का पूरा एक साइकिल है, हमने पढ़ा है। सही है। तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल कौन सी है और रिन्यूएबल कौन सी है, ये याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की सोर्सेज ये हम देखें, रिन्यूएबल पढ़ी है हमने। सोलर है, इसमें बता रहा है कि ये जो सोलर प्लेट्स आजकल होती हैं, इनकी ये खत्म कभी नहीं होती। सूरज जैसे रोज रोज आएगा, ये चलती रहेंगी मुसलसल। विंड एनर्जी है, हवा से जो हमने पढ़ा था, विंड टर्बाइन चलती हैं। सही है। हाइड्रो पावर, ये जो डैम, पानी से डैम। ये जियो थर्मल देखें, जियो थर्मल मैंने आपको बताया, जियो का मतलब है अर्थ और थर्मल का मतलब है हीट। जमीन की हीट से ये एनर्जी लेते हैं, जो जमीन की तपिश है। पाकिस्तान में ये नहीं है, ये बहुत कम जगह पे कहीं पे इस पे देखें, कह रहे कि ये सिर्फ सम पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, किसी किसी जगह जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहां पे इससे काम लिया जाता है। सही है। इनका फर्क देखें, दोबारा बता रहे हैं, ये देख लें। रिन्यूएबल जो हैं, जो हमें मिलती रहती हैं, उसको कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होती हैं, मिलती रहती हैं। ये कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं मिलती, नॉन रिन्यूएबल। सही है। ये अगेन और अगेन यूज होती है, जैसा पानी का इस्तेमाल होता है मुसलसल। ये मुसलसल मुसलसल इस्तेमाल नहीं हो सकती। सही है। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती हैं, जैसा पानी, हवा। ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, जितना कोयला। ये याद रखने, इनकी कीमत बहुत हाई है क्योंकि ये लिमिटेड है। देखें आप, आजकल दुनिया में सबसे बड़ी जंग तेल पे हो रही है, क्योंकि लिमिटेड है उसके वसाइल। ये यानी, और इसके पानी हो गया, हवा, ये सस्ती है। सही है कह रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि शार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, पीछे से और आ जाती है। इसकी कहते हैं लिमिटेड सप्लाई है, बहुत कम में दूध। सही है। तो बहरहाल ये आपने याद रखने हैं। फिर आगे कह रहे कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। सही है। जो हमारे पास टोटल सोर्सेज हैं उसमें 29% से रिन्यूएबल हैं, जिसमें पानी, हवा और इस तरह की चीजें हैं। जबकि 71% जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, जिसमें 35% कोयला है और 36% पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ये याद रखने हैं। 29% रिन्यूएबल है
71% लिमिटेड चीजें हैं जो रिन्यूएबल नहीं है। और ये जो 29% रिन्यूएबल हैं जो हमें मिलती रहती हैं, इसमें आगे मजीद उसने तकसीम की हुई है 100 में से। ये जो 29% है ये ओवरऑल है, टोटल एनर्जी में से 29% रिन्यूएबल है। और अगर रिन्यूएबल जो है उसमें से सबसे ज्यादा विंड है 43%, सोलर 23%, हाइड्रो 22% और बायोफ्यूल 11%। ये परसेंटेज याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, सही है। सबसे ज्यादा पूछ सकते हैं कौन सी है, विंड है इसमें, सही है। और इसकी परसेंटेज पूछ सकते हैं रिन्यूएबल कितनी है, 29% है, नॉन 71% है, सही है। अच्छा, ये चैप्टर खत्म हो गया, देखें छोटा सा चैप्टर था लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं, ये देखें, ये हम पीछे पढ़ के आए हुए थे, दोबारा उसने दे दिया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको बताया था रुकी हुई होती है बिजली, फ्लो नहीं कर रही होती, जिसमें आपको ये वाली मिसाल उसने दी थी कि कंघी करते हैं जब बाल खड़े हो जाते हैं, सही है। तो इस बार बिजली के बालों की मिसाल भी दी है, ये देखें ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इसमें से प्रोड्यूस हो रही है, बिजली के बाल खड़े हो गए हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितनी है, पहले ही मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, सही है। पॉजिटिव पॉजिटिव दो एक जैसे होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये देखें दूर जा रहे हैं। जो एक दूसरे से, ये देखें ये भी एक जैसे हैं, ये भी दूर जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ हैं, ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, सही है। ये याद रखना है। आगे जो इस चैप्टर में है इलेक्ट्रिक करंट, देखें ये चीज 2 बार हम पहले पढ़ के आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये मैंने आपको बताया था, फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, सही है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जिस पाथ से गुजरती है उसको सर्किट भी कहते हैं। और सिंपल सर्किट देखें हम पहले भी पढ़ के आए थे, ये देखें पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं, इसमें बैटरी होती है, बल्ब होते हैं, वायर होती है, फ्यूज होते हैं, सही है। ये करंट फ्लो कैसे करता है उसका तरीका बता रहे हैं। फिर देखें सेल और बैटरी में फर्क बता रहे हैं। सेल सेल एक होते हैं और बहुत से सेल मिलके फिर बैटरी बनाते हैं। अब देखें इसमें 2 सेल हैं तो बैटरी बन जाती है। सेल एक ही होते हैं, ये देखें ये एक है ये दो हैं, ये बैटरी बन गई है। तो सेल मिल के बैटरी बनाते हैं, सही है, ये याद रखना है। फिर देखें इसमें कॉपर की वायर इस्तेमाल होती है। कॉपर मैंने आपको कहा था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे बिजली आराम से गुजर जाती है, सही है। मेटल होता है ये मेटल। फिर 4 चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं। स्विच किस लिए होते हैं, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। फिर मैंने फ्यूज का आपको बताया था, फ्यूज जब ओपन होते हैं उसको ओपन सर्किट कहते हैं, बिजली उससे नहीं गुजरी होती, बल्ब बंद होता है। ये देखें ओपन और क्लोज सर्किट दोबारा बता रहे हैं आपको। ओपन सर्किट में फ्यूज खुला हुआ है इसलिए उसको ओपन सर्किट कहते हैं, यहाँ से बिजली नहीं गुजरी, बल्ब बंद है। ये क्लोज हो गया क्लोज सर्किट, अब बिजली गुजर रही है, बल्ब लग गए। पीछे 2 बार हमने पढ़ के आए हैं, सही है, बहुत आसान है। फिर ये कुछ निशानियां बता रहे हैं, देखें कहते हैं वायर की निशानी ये है, बहुत आसान है, तार ये सीधी। बल्ब की निशानी बता रहे हैं, देखें ये गोल, ये बल्ब का निशान है। ओपन स्विच ये देखें खुला हुआ है, क्लोज बंद है। सेल एक होता है, बैटरी दो सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं। ये मोटर के एम का निशान दे रहे हैं, गोल भी एम। बहुत आसान है, सही है, सबके साइन बता रहे हैं। अच्छा, इसमें जो अलग चीज है जो पीछे नहीं थी, वो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट है। सीरीज पैरेलल, पैरेलल मैथ में भी आते हैं। पैरेलल आपको पता है कि दो ऑपोजिट लाइन है, यानी कि एक इस तरह नीचे आ रही है, एक इस तरह या इस तरह भी जा रही है, कभी आपस में नहीं मिल सकती, आपस में पैरेलल होती हैं, सही है। सीरीज होती है जो एक लाइन में होती है, इस तरह एक लाइन में, जिस तरह नंबर लिखते हैं एक लाइन में तो उसको कहते हैं सीरीज ऑफ नंबर, सही है। अब देखें सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फर्क है, ये देखें ये सीरीज सर्किट है, ये बल्ब एक ही लाइन में दोनों लगे हुए हैं, नजर आ रहे हैं, ये ऊपर बैटरी है। और ये पैरेलल है, देखें कि एक इस लाइन में एक इस लाइन में एक इस लाइन में, 3 लाइनें सीधी नीचे जा रही हैं वर्टिकल, इसको वर्टिकल कहते हैं। अब इसका फर्क क्या है, ये देखें सीरीज जो होते हैं ना, इसमें यहाँ से बैटरी से करंट आ रहा है, यही करंट इन दोनों को जा रहा है, सही है। अब इसमें अगर करंट में इस पाथ में मसला हो गया, इन दोनों का रास्ता एक ही है करंट का, इसमें मसला हो गया, कोई भी मसला हो गया, ये दोनों बल्ब खराब हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में देखें ये जो बल्ब है इसका अलग अलग, इसको पाथ से आ रही है, इसको अलग पाथ से आ रही है, इसको अलग पाथ से आ रही है, तीनों का अपना अपना कनेक्शन है। इसका पैरेलल का फायदा ये होता है कि ये अगर एक खराब भी हो जाए, इसके रास्ते में कोई मसला आ जाए, तो ये दोनों जलते रहेंगे, सही है। ये जो सीरीज वाला है ये हमारे यहाँ घरों में कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर में इस्तेमाल होता है। इस तरह नहीं है कि फ्रीजर आधा खराब है आधा ठीक है, ऊपर वाला खाना ठीक है नीचे वाला खराब, खराब है तो पूरा खराब हो गया, सही है। और इसमें जो है ना इसका फायदा ये है कि सीरीज जो है ना, इसमें इसमें जो है पाथ एक ही होते हैं, सही है। और जो इसका करंट है वो एक ही पाथ से आ रहे होते हैं, देखें ठीक जब होंगे दोनों ठीक होंगे।
इससे नहीं है एक खराब हो और एक ठीक हो। जबकि पैरेलल का फायदा ये है कि देखें, अगर एक खराब भी हो जाते तो बाकी चलते रहेंगे दोनों, सही है। तीनों एक टाइम पे खराब नहीं होंगे, सही है। ये कहाँ पे, ये पैरेलल कहाँ पे चलते हैं? पैरेलल आपने देखा होगा शादी की जो लाइटें होती हैं, जो शादी वाले दिन लगाते हैं, उसमें आपने देखा होगा बाज औक़ात कुछ लाइटें बंद होती हैं, कुछ चल रही होती हैं, उसमें पैरेलल सर्किट यूज हुए होते हैं। यानी कि एक एक लाइन अगर खराब भी होगी कोई मसला नहीं है, बाकी तो चल रही है ना। तो ये इसलिए लगाते हैं कि अगर एक एक उसमें मसला आ भी गया, बाकी चीज चलती रहे, सही है। तो बहरहाल इन दोनों का फर्क मैंने आपको मिसालें दे के भी समझा दिए, सीरीज और पैरेलल का डायग्राम भी देखने। ये चैप्टर भी बहुत छोटा था, इसमें जो काम की चीज़ थी नई, कुछ चीज़ पुरानी थी, कुछ नई थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब नया चैप्टर जो है वो मैग्नेटिज्म आ गया, सही है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक मैग्नेटिज्म मकनातीस के वाले से हमने पढ़ा था, सही है। उसकी तीन टाइप्स पढ़ी थी, परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, आपको याद हो, परमानेंट स्टील वाला होता है, टेम्परेरी आयरन वाला होता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो बिजली और मैग्नेट की उससे बनता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि चार किस्में होती हैं मैग्नेट की, एक बार मैग्नेट जो सीधा होता है, एक यू की शक्ल में यू मैग्नेट होता है, एक गोल होता है उसको राउंड कहते हैं, और एक डिस्क मैग्नेट होता है डिस्क की तरह। बार मैग्नेट फिर हमने पढ़ा था, ये जो हमारी जमीन है इसको भी हम बार मैग्नेट कहते हैं, ह्यूज बार मैग्नेट कहते हैं, सही है, जमीन हमारी। फिर हमने पढ़ा था इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, नॉर्थ वाला रेड होता है, साउथ वाला ब्लू होता है। ये चीजें वो बता रहे हैं। फिर देखें मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं कि देखें ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब ये मैग्नेट है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड इसके देखें बाहर एक्सटर्नल, ये सारी इर्द गिर्द इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसी वजह से जब हमने पढ़ा था स्टील और आयरन वाली, कि जब हम इस पे स्टील लगाएंगे वो चिपक जाएगी, जब उसके ऊपर लगाएंगे वो भी चिपक जाएगी, क्योंकि इसकी कशिश जो है ना वो ये फैली होती है बाहर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सही है। पूरा एक इसका हाला बना होता है, सही है, उसके अंदर इसकी मकनातीसी ताकत होती है। अच्छा, इसमें जो अलग चीज है वो हम देखते हैं। ये देखें तीन टाइप्स फिर आ गई, मैंने आपको बताई भी थी। परमानेंट मैग्नेट में उसने स्टील की मिसाल दी थी, सही है। यानी कि जब स्टील को मैग्नेट के साथ लगा देंगे चिपक जाएगी, दूसरी लगाएंगे वो भी चिपक जाएगी, तीसरी। टेम्परेरी मैग्नेट में उसने आयरन की मिसाल दी थी, यहाँ पे वो उसको सॉफ्ट आयरन कह रहे हैं। ये देखें इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सॉफ्ट आयरन या सॉफ्ट आयरन आ जाए तो टेम्परेरी मैग्नेट है, सही है। स्टील आ जाए या फिर हार्ड आयरन का लफ्ज इस्तेमाल करे या ऐसा आयरन, तो वो परमानेंट है, सही है। या स्टील का लफ्ज इस्तेमाल करे या फिर हार्ड आयरन या इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करे तो परमानेंट मैग्नेट है, सही है। सॉफ्ट आयरन का लफ्ज इस्तेमाल करेगा तो टेम्परेरी है। पिछली क्लास में उसने परमानेंट में स्टील को लिखा था, टेम्परेरी में आयरन को। यहाँ पे वो टेम्परेरी में आयरन निकल और कोबाल्ट को लिख रहे हैं, जबकि परमानेंट में टेम्परेरी में सॉफ्ट आयरन लिख रहे हैं, सही है। सॉफ्ट आयरन और दूसरे आयरन में भी फर्क है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं हमने पीछे पढ़ा था, ये मैथ है, सही है। आयरन दो की मैथ है, और इसके साथ बैटरी और इसको करंट दे दिया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है, दोनों चीजें हैं। इससे फायदा क्या लिया जाता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। फिलहाल मैग्नेट के वजह से हमने पीछे पढ़ा था कि एटीएम कार्ड जो हमारा होता है उसमें भी मैग्नेटिक चिप होती है, सही है, ये याद रखना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट की देखें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, मोबाइल फोन्स में होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, ट्रांसफार्मर में होते हैं, लाउड स्पीकर में होते हैं, हेडफोन्स में होते हैं, सही है। ये देखें इलेक्ट्रिक बेल में होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इलेक्ट्रिक मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, यानी कि उसको जिस तरह मैग्नेटिक के साथ कोई चीज़ चिपक जाती जाती है, उसमें मैग्नेटिसी ताकत आ जाती है, तो उसको मैग्नेटाइज कैसे किया जाता है। ये देखें स्टील है, स्टील जो है वो मैग्नेटिक, पीछे हमने पढ़ा था जो चीजें मैग्नेट के साथ चिपकती हैं उसको मैग्नेटिक कहते हैं, और जो नहीं चिपकती हैं उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। स्टील मैग्नेटिक है। देखें अब इसमें दो तरह की मिसालें दे रहे हैं, सिंगल टच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किसी चीज को मैग्नेटाइज करने का सिंगल टच। सिंगल टच से मुराद ये कि एक ही मैग्नेट है, ये देखें, और ये स्टील के साथ उसने उसको चिपकाया हुआ है। डबल टच में दो मैग्नेट हैं, आप देखें, दो मैग्नेट हैं, एक के साउथ को दूसरे के नॉर्थ के साथ, नॉर्थ को इसके साउथ के साथ चिपकाया हुआ है, सही है। तो ये डबल टच और सिंगल में फर्क याद रखते हैं, इसमें दो मैग्नेट टच करते हैं, इसमें सिंगल होते हैं, सही है। ये देखें आयरन को दोबारा। फिर कहते हैं कि किसी चीज में से मैग्नेटाइजेशन खत्म करने के लिए क्या करते हैं।
यानी कि हम कहें किसी चीज में लोहा है या स्टील है, उसमें मकनातीसी ताकत है, वो मैग्नेट के साथ चिपकते हैं, उसमें से हम मैग्नेटीसी ताकत खत्म करें तो कैसे करेंगे? उसके तीन तरीके बता रहे हैं, याद रखने हैं। पहला कहता है कि उसको हीट करें, बहुत ज्यादा हीट करें, गर्म कर दें, सही है। उसमें से मकनातीसी ताकत, ये देखें हीट कर रहे हैं उसको, मकनातीसी ताकत इसमें से खत्म नहीं भी होगी तो कम बहुत हो जाएगी, फिर वो उस तरह नहीं चिपकेगा। या कहता है कि उसको हथौड़ी के साथ ऊपर से मारें, ये देखें हथौड़ी के साथ ऊपर मार रहे हैं उसको, इस तरह भी इसकी मकनातीसी ताकत कम हो जाती है, सही है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। या फिर तीसरा मेथड उसको कहते हैं कि उसको करंट दें, इलेक्ट्रिकल मेथड। यानी कि कहते हैं कि अगर उसको, if a bar magnet is pushed in a coil of wire and the end of the wire are connected to alternating current, then it can demagnetize the bar magnet, सही है। ये अल्टरनेटिंग करंट के साथ जब कनेक्ट होगा तो इसमें से मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, सही है। अब देखें तीन तरीके हैं, हीटिंग, जलाना, उसको हथौड़ी के साथ मारना, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से अल्टरनेटिंग करंट उसको के साथ कनेक्ट करना। ये तीन तरीके याद रखने हैं। वो चार तरीके दे सकते हैं, हो सकते हैं एक इनमें ना हो, पूछ ले कि इनमें से कौन सा तरीका डीमैग्नेटाइजेशन के लिए नहीं है। तो आपने तीनों याद रखने हैं। चौथा फिर आपको पता लग जाएगा कि ये वाला नहीं है इसमें। ये देखें, ये चैप्टर भी बहुत छोटा सा था, ये भी खत्म हो गया। अब 11वां चैप्टर आ गया, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। देखिए ये चैप्टर हर क्लास में आता है, और ये मैंने आपको कहा था कि ये चैप्टर, इसमें तो तीन चार काम की चीजें होती हैं, सही है। पीछे मैंने आपको बताई थी कि टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स में कहाँ कहाँ पे काम की चीजें थी। हम इसको जब साइंस को खत्म कर लेंगे एक बार कंबाइन करके दोबारा भी देखेंगे। और सोलर वाला चैप्टर जो इसके बाद आएगा वो भी हर क्लास में रिपीट होता है, सही है। तो रिवीजन जब हम कर रहे होंगे इनको एक जगह करके हम दोबारा भी देखेंगे, ताकि उस तरह ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। देखिए ये 11वें चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आ सकती हैं। एक तो ये अर्थन पॉट गार्डनिंग, सही है। ये गार्डनिंग जो जिसको हम कहते हैं बागबानी, पौधे उगाना या दरख्त, इसकी एक टेक्निक है, अर्थन पॉट गार्डनिंग कहते हैं उसको, सही है। ये टेक्निक जो है ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट वे है, सही है। अर्थनिंग पॉट गार्डनिंग सब इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू ग्रो वेजिटेबल्स, किसके लिए? वेजिटेबल और फ्रूट। अब इसमें से एमसीक्यूज क्या ला सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि गार्डनिंग का सबसे बेस्ट वे कौन सा है। उसमें चार ऑप्शन दे देगा, साथ एक अर्थ पॉट गार्डनिंग लिख लेगा और पूछेगा, सही है। तो उसमें आपने अर्थ एंड पॉट गार्डनिंग करना है। या फिर एक या फिर एमसीक्यूज इस तरह दे सकते हैं कि है कि अर्थ एंड पॉट गार्डनिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू ग्रो व्हाट, किस चीज की, किस चीज के लिए होता है, सही है। उसमें नीचे कहेगा कि क्रॉप्स के लिए, वीट के लिए, राइस के लिए, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए, या बोथ ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, इस तरह भी करके दे सकते हैं। तो आपने वेजिटेबल एंड फ्रूट करने हैं। बाकी ये जो चीज़ है इसमें क्या इस्तेमाल होता है, ये देखें, एक खाद इसको दी है, पौधा लगाया है, फिर देखें ये ऊपर ऊपर बढ़ रहा है, सही है। तो बहरहाल ये इसकी इसमें डिटेल जो है जितनी भी है, आप आपसे कोई पूछेगा तो ये चीज़ें पूछेगा, सही है। बाकी ज़्यादा डिटेल में साइंस में जो है इस तरह की चीज़ें वो नहीं पूछता। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जिस तरह पीछे हमने पढ़ा है, मोबाइल का इस्तेमाल हो गया, या वो जो है कागज से कश्ती बनाना और दूसरी तीसरी, ये चीजें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पास पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको अगर कोई एक आध एमसीक्यूज मिल भी गया तो ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें से निकाली हैं चीजें, उसमें से ही आएगा, सही है। फिर इसमें और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसमें देखें आगे कुछ चीजें तो बहुत आसान है। आप देखें इसमें से इस तरह के एमसीक्यूज। अब दही बनाने का तरीका क्या है, कह रहे दही बनाने का क्या तरीका है। उसमें मिल्क होता है और उसमें फिर जो है वो लो फैट मिल्क फॉर लो फैट योगर्ट और ये चीजें, दही बनाने का जो तरीका है उसमें से अब मुश्किल ये कोई चीज पूछे, लेकिन आपने इसमें कोई चीज अगर याद रखनी है तो वो ये याद रखनी है, इस तरह की, शुगर एंड मिल्क। अगर दूध में शुगर डाल दें तो उसको क्या कहते हैं? लुक्टोज कहते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं हमें लुक्टोज रेजिस्टेंस है, यानी कि वो दूध पीते हैं तो उनके मैदे का मसला होता है, स्टमक का। तो जो दूध होता है उसमें शुगर जब डालते हैं तो वो लुक्टोज बन जाता है, सही है। अच्छा, फिर योगर्ट बनाने का क्या तरीका है, ये आपको पता होगा। सिंपल योगर्ट कैसे बनते हैं, अलबत्ता पीछे हमने पढ़ा था इसमें बैक्टीरिया का अमल दाखिल होता है, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जो चीज़ वो दे सकते हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा था यीस्ट जो होता है खमीर, उसमें फंजाई का रोल होता है, सही है। अब चीज़ और योगर्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं।
अच्छा, फिर इसमें जो और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखें, ये आगे चीज़ बनाने का तरीका उसने बता दिया है। ये इस तरह की चीज़ें साइंस में पूछेगा नहीं, चाहिए बहुत कम चांस है। बेशक आप अपनी तसल्ली के लिए पास पेपर भी उठा के देख लें। अब ये बेल कैसे बजती है, ये वही वायर होती है, एक बैटरी होती है, स्विच होते हैं, और बल्ब की जगह बेल है। बल्ब, ये तीन चीजें लाजमी होंगी, सही है। चाहे बल्ब लगाने के लिए हो, बेल बजाने के लिए हो, कोई भी चीज है, उसमें बैटरी भी लाजमी होगी, उसमें स्विच ऑन ऑफ के लिए भी होगा, और तार तो होगी होगी, उसके बगैर तो करंट पास नहीं हो सकता, सही है। ये देखें, हम पीछे पढ़ के भी आ गए हैं, चार पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ये देखें, फिर एक और चीज बता रहा है, सोलर ओवन। ये कह रहा है कि आजकल ओवन जो है पाकिस्तान में पता नहीं है या नहीं। सोलर सोलर प्लेट्स देखें ऊपर लगी हुई है। ये लो कास्ट होते हैं सोलर ओवन, कीमत इनकी कम, ज़्यादा पता, सोलर की जो भी चीज़ है वो की कीमत हमेशा कम होगी, चाहे वो बिजली बन रही है या किसी चीज़ में भी सोलर इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत कम प्राइस में होगा, सही है, क्योंकि नेचुरल चीज़ हमने पढ़ा है, कुदरती मिल रही है एक चीज़, सही है। ये जो गैस है, या नेचुरल गैस है या पेट्रोल है, इनका मसला ये है कि ये इनके रिसोर्सेज बहुत कम है। ये ज़ेर ज़मीन बनते हैं, बहुत अरसे बाद बनते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके। ऐसे नहीं है कि रोज रोज नीचे पेट्रोल भी बन रहा है, गैस भी वाफर आ रही है, ऐसे नहीं है, सही है। तो इसलिए वो नॉन रिन्यूएबल में हमने पढ़ा था, और वो जो होते हैं उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है, और वो आखिरी चैप्टर देखें, ये सोलर सिस्टम पीछे दोनों चैप्टर्स में आया है, जिसमें हमने प्लैनेट्स वगैरह के वाले से पढ़ा है। देखें, 8 प्लैनेट है, हम पीछे पढ़ के आए हैं, हमने मरकरी से शुरू किया था। मरकरी जो है सबसे पहला प्लैनेट है, सबसे करीब है सूरज के, और सबसे छोटा भी है, ये हमने पढ़ा था, ये नोट करें। वीनस जो है दूसरे नंबर पे है, करीब के वाले से, इसने जो अरेंज किया हुए नजदीक से दूर की तरफ किया हुआ, सही है। वीनस दूसरे नंबर पे है। मरकरी और वीनस का एक जोड़ा बना लें, मरकरी पहला, वीनस दूसरा। अच्छा, वीनस के वाले से एक और बात याद रखें, ये सबसे चमकदार सितारा है, सही है। सूरज के बाद, चांद के बाद, चांद की अपनी रोशनी तो नहीं है, सूरज से रहता है, लेकिन उन दोनों के बाद अगर सितारों में से कोई पूछ ले, 8 में से सबसे ब्राइटेस्ट कौन से, तो वो वीनस है, इसको चमकदार सितारा भी कहते हैं। तीसरी हमारी अर्थ है, चौथा मार्स है, ये भी देखें, अर्थ और मार्स साथ साथ हैं। मार्स जो है वो रेड है, रेड प्लेनेट, पूछते कि रेड प्लेनेट कौन सा है, सुर्ख प्लेनेट, तो वो मार्स है, सही है। पांचवा जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा है, सही है, सबसे बड़ा पूछते हैं कौन सा सितारा है, तो ये जुपिटर है। आखिरी मैंने तीन आपको याद करने का तरीका बताया था, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, सन, SUN। सन याद रखें तो आखिरी तीन याद रखें। देखें, ये सबसे करीब मरकरी है, वीनस, अर्थ, ये सबसे बड़ा ये जुपिटर है, सही है। सबसे दूर नेपच्यून है। अब इसमें से कोई भी पूछते हैं तो आपको ये सबके वाले से ये एक जगह लिख लें, एक एक दो दो चीजें सब में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखें, जुपिटर सबसे बड़ा है। अब साइज बताया उसने, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर ये इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ सकते हैं, इससे नहीं पूछेगा कि चौथे नंबर पे कौन से है। अलबत्ता ये पूछ सकता है कि अर्थ जो है ये दूर के हिसाब से कितने नंबर पे है, ये याद रखना है, तीसरे पे है, सही है। कोई मुश्किल चीज पूछेगा तो वो फिर अर्थ के वाले से पूछेगा। अगर इनके वाले से कुछ पूछेगा तो वो आसान चीज पूछेगा, सबसे दूर कौन से है, सबसे करीब कौन से है, सबसे दूर कौन से है, सबसे चमकदार कौन से है, सबसे बड़ा कौन से है, सही है। तो बहरहाल, फिर इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स का बता रहे हैं। इनर प्लैनेट्स को जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं, सही है। फोर फोर प्लैनेट्स आते हैं इसमें इनर में, मरकरी, वीनस, पहले चार कौन से हैं, इनर हैं, याद रखने हैं। और बाकी चार आउटर हैं। ये करीब हैं, ये इनर, इस इनर का नाम दिया, इस जो दूर हैं चारों उसको आउटर का नाम दिया। अच्छा, फिर एक और चीज ऊपर रहेगी, ये याद रखने की, प्लेनेट सिर्फ 8 ही नहीं है दुनिया में, 900 प्लैनेट्स हैं। 900 प्लैनेट्स हैं, सही है। इसमें से कुछ जो है वो खत्म हो गए हैं, इनकी अपनी उम्र होती है, सही है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हर चीज का जवाल रखा हुआ है, सूरज है तो उसकी भी अपनी उम्र है, वो आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। हर चीज जो है वो जवाल होगी। ये जो 900 प्लैनेट्स हैं, इनमें से कुछ खत्म हो रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा पुराने हो गए हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, सही है। ये प्लेटो एक प्लेनेट है, उसके वाले से बहुत कहा जाता है, वो बहुत छोटा प्लेनेट है, इसलिए उसको इस 8 में नहीं रखा। ऐसे ही वो, उसको डवार्फ भी कहते हैं, जो बहुत छोटा है उसको डवार्फ भी कहते हैं, सही है। अच्छा, ये अब उनका टेम्परेचर बता रहा है कहाँ पे कितने हैं, सही है। दो स्केल होते हैं टेम्परेचर के, वैसे तो तीन है, केल्विन भी आगे हम इनकी कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को वापस सेंटीग्रेड में। अब इनकी देखें रोटेशन का वो बता रहे हैं।
जमीन का आपको पता है 24 घंटे में उसकी रोटेशन कंप्लीट होती है, और 365 दिन में रेवोल्यूशन, ये याद रखते हैं, इनमें फर्क है। रेवोल्यूशन उसकी 365 दिन में चेंज होती है, इससे मौसम बदलते हैं। और उसकी रोटेशन, जमीन क्योंकि अपने एक्सिस पे रोटेट भी करती है, एक तो सूरज की गिर्द करती है, एक अपने एक्सिस पे भी, वो जो रोटेशन है वो 24 घंटे है। ये रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्क रखते हैं। रेवोल्यूशन 1 साल है जमीन का। और बाकियों का ये देखें, बाकियों का भी देख लें, पूछेगा तो जमीन की ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, सही है। ड्वार्फ प्लैनेट्स मैंने आपको कहा है जो बहुत छोटे हैं, सही है। ये देखें, प्लूटो, प्लूटो भी है, इसके अलावा भी और भी हैं। अगर इसमें पूछ ले तो प्लूटो इसमें आते हैं, सही है। तो ये जो हैं, इनको नॉर्मल प्लैनेट्स में इसलिए शामिल नहीं किया जाता, सही है। 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स उसने बताए हैं यहाँ पे। अच्छा, छोटे होते हैं ये, सही है। फिर इनका फर्क बता रहे हैं, नॉर्मल प्लैनेट और ड्वार्फ में क्या फर्क है। ये जो हैं, ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, इसमें फर्क नहीं है, सही है। इसका मास ज्यादा होता है, इनफ होता है, स्फेरिकल शेप होती है, इसकी मुकम्मल शेप होती है। और इसका, इसकी राउंड शेप होती है, सही है, राउंड, और इसकी स्फेरिकल होती है। उसका जो मास होता है उससे राउंड शेप बनती है, इससे स्फेरिकल बनती है, सही है। अच्छा, इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट एंड इट्स नॉट अ मून, सही है। इसका, इसके ज्यादा बड़ा चांद भी नहीं है। अच्छा, चांद ऊपर रह गया था, चांद जो है मैंने बताया था, मरकरी और वीनस का कोई चांद नहीं है जो सबसे करीबी है। फिर तीसरे नंबर पे जो अर्थ है उसका एक है, मास के दो हैं, और आगे जो है उनके मल्टीपल हैं, ठीक है। ये याद रखने हैं। अच्छा, फिर एस्टेरॉइड, मेटेराइड्स एंड कॉमेट्स, इनमें क्या फर्क है। ये देखें, ये भी सूर्य के गिर्द ही चक्कर लगाते हैं, सही है तीनों। इसमें से एक दुमदार सितारा है जो चमकता हुआ हमें नजर आता है, सही है। एक को हम दुमदार सितारा कहते हैं, ये एस्टेरॉइड, और ये बहुत अरसे बाद जमीन से टकराते भी हैं, इनमें से एक टकराया भी था, सही है। ये तीन जो हैं ये बड़े बड़े वो होते हैं, ये देखें पत्थर की तरह, इतना बड़ा पत्थर होता है, ये जब जमीन से टकराते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये कहते हैं कि डायनासोर जो खत्म हुआ था वो भी इनके टकराने से ही हुआ था। एक तो दुमदार सितारा होता है, ये देखें, ये चांद आपको अक्सर नजर भी आता होगा नीचे इस तरह गिरता हुआ, चमकता हुआ, उसको कहते हैं कॉमेट्स, सही है। और ये जो हैं ये इससे बड़े होते हैं दोनों, सही है। इनमें फर्क जो है वो, थोड़ा सा जो फर्क है इनका वो भी देख लेते हैं। कहते हैं एस्ट्रॉइड एन ऑब्जेक्ट लार्जर देन मेटराइड, ये मेटराइड से बड़ा होते हैं, सही है। ये जो मेटराइड है ये छोटा होता है, एस्ट्रॉइड बड़ा होता है, सही है। ये भी सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, और ये किससे बना होता है, रॉक, पत्थर या मेटल से। देखें, बड़ा पत्थर है, ये मेटल है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं, ये जमीन पे तो नहीं सकते, ये किसी न किसी टाइम पे आसमान से ही गिरे थे। तो आसमान से गिरने का मतलब ये नहीं है कि आसमान फटा था और नीचे आ गए थे, वो यही एस्ट्रॉइड होते हैं, सही है। इसको माइनर प्लेनेट भी कहते हैं, माइनर यानी छोटा स्यारा। स्यारे जितना तो ये नहीं होता, लेकिन छोटा स्यारा इसको कहते हैं, सही है। या इसको एक और नाम है प्लेनेटाइड्स, वही प्लेनेट से निकला हुआ है, सही है। अच्छा, विच ऑर्बिट द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये पूछ ले, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। मार्स और जुपिटर, यानी चौथे नंबर पे मार्स है अर्थ के बाद, और पांचवें पे जुपिटर है, उनके दरमियान इसका ऑर्बिट होता है, सही है। अच्छा, रॉकी ऑब्जेक्ट्स यानी पत्थर की तरह होते हैं, ये देखें। ये पूछते हैं रॉकी कौन से इनमें, ये भी रॉकी नहीं है, ये तो धुंधास से आ रहा है, ये चमकता हुआ। इसकी शेप भी बिल्कुल अलग है, छोटा होते हैं। ये रॉकी है। एस्टेरॉइड जो है ये पत्थर की तरह होते हैं, सही है। कहते हैं कि कुछ इनमें जो है वो 100 किलोमीटर तक भी होते हैं इनका साइज, कुछ जो है वो छोटे होते हैं, सही है। फिर कहते हैं कि साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये जो पहले प्लेनेट होते थे, मैंने ऊपर आपको बताया प्लेनेट्स पुराने होते हैं, जब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो वो, साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये उनकी ही बाकियात, रिमेन्स कहते हैं, बाकियात से ये, जो टूट, जिसमें तोड़ फोड़ हो गई थी उनके ख्याल में। तो बहरहाल एस्टेरॉइड का आपने याद रखते हैं, दो तीन चीजें इसमें काम की है। मेटेराइट जो है वो सॉलिड पीस कहते हैं, इसमें जो है वो, इसमें क्या है, मेटेराइट सॉलिड पीस ऑफ debris from an object such as comet, asteroid, or meteorite which originate in outer space. It survives at passing through the atmosphere to reach the
सरफेस ऑफ अर्थ सही है। लेट्स डिस्कस मेन कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा था, ये रॉकी होता है, बड़ा होता है, सही है। और मेटराइट से भी बड़ मेटराइट इनमें सबसे बड़ा होता है, ये एस्ट्राइड सबसे बड़ा होता है, सही है। ये भी रॉक के पीसेस हैं, सही है। मुकम्मल उस तरह उसकी तरह नहीं है, लेकिन छोटे पीसेस हैं, या रॉक्स के या आयरन लोहे के, सही है। अच्छा, इसका साइज कितना होता है, फ्यू मिलीमीटर टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, यानी बिल्कुल छोटे भी होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, और किलोमीटर जाहिर बात है, आपको पता है 1000 मीटर मिल के फिर किलोमीटर बनते हैं। फिर कहते हैं व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर दे बिकम incensed as a result of friction and appear as a streak of light and splash across the sky। ये भी कहते हैं जब अर्थ एटमॉस्फेयर के दूध में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन के रिजल्ट में इनकी भी लाइट, यानी कि ये भी चमकते हुए नजर आते हैं, सही है, आसमान पे। इसको गिरता हुआ तारा भी कहते हैं, फॉलिंग स्टार, यानी ऊपर से नीचे गिरता हुआ, सही है। अच्छा, कॉमेट्स क्या है। कॉमेट्स आर अ बॉडी ऑफ आइस रॉक एंड डस्ट दैट कैन बी सेवरल। ये किससे बना होता है, आइस, रॉक, बर्फ, पत्थर और डस्ट, यानी गर्द, सही है। ये रॉकी है, ये स्मॉल रॉक है, और ये इन तीनों चीजों से बना है, सही है। अच्छा, फिर आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स लाइट फ्रॉम द सन हिट्स द गैसेस एंड रिफ्लेक्टेड टू गिव अ ग्लोइंग टेल। ये देखें, दुमदार इसको तब कहते हैं, ये कहता है कि समटाइम्स लाइट फ्रॉम द सन हिट्स द गैसेस, जो सूरज की रोशनी है वो उन गैसों के साथ मिलती है तो ऐसे लगता है कि ये ग्लोइंग टेल कहते हैं। टेल दुम और ग्लोइंग, यानी चमकती हुई, इसको कहते हैं दुमदार, दुमदार सितारा, सही है। अच्छा, ये कहता है कि इसकी जो धुम होती है ये ग्रो करती रहती है, सही है। ग्रो न्यू टेल ई टाइम, जब जैसे जैसे वो सूरज के करीब होते, ज्यादा पता सूरज के करीब जाता है तो रोशनी ज्यादा पड़ती है और वो ज्यादा चमकता हुआ नजर आता है, सही है। और इसकी जो धुम है वो हमेशा सूरज की डायरेक्शन में होती है, सही है। तो बहरहाल ये जो है, ये इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं इसमें, ये आपने याद रखनी है। फिर हेली कॉमेट कौन सा है, हेली कॉमेट वो कहते हैं कि अर्थ पे आज 75-76 साल बाद नजर आता है। अब ये कब आया होगा, पिछले दिनों भी कह रहे थे कि 75-76 साल पूरे होने वाले हैं इसके। ये कॉमेट की किस्म है, सही है। ये जो दमदार तारा है इसकी किस्म है, ये 75-76 साल बाद इस ये नजर आता है, सही है। अच्छा, यहाँ ये ठीक है, कह रहे हैं कि 1986 में नजर आया था आखिरी बार, और अब 2061 में इसके चांस हैं, अगर जिंदगी हुई तो 2061 में ये नजर आएगा, क्योंकि इसके 75 साल इसको लगते हैं ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। जिस तरह जमीन 365 दिन में करती है सूरज के गिर्द, और अपनी रोटेशन उसकी होती है 24 घंटे की, तो ये इसको लगते हैं 75 साल, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, बहुत स्लो इसकी होती है, सही है, मूवमेंट। तो बहरहाल ये सेटेलाइट हम पीछे भी पढ़ के आए थे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती है, नेचुरल नेचुरल वो होती है कुदरती, जिस तरह मून है किसकी, अर्थ के गिर्द मून हरकत कर रहा है तो उसको हम कहेंगे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल वो है जो हम पीछे पढ़ के आए थे, साइंटिस्ट ने खुद बनाई है कुछ। जियो स्टेशनरी हमने पढ़ी थी, जो जमीन के साथ साथ हरकत करती है, वो किसके लिए होती है, सिग्नल्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, रेडियो सिग्नल ये जो हमें मिलते हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देती है। फिर हमने पढ़ी थी वेदर, ये जो मौसमियात का हाल है ये मालूम करने के लिए सैटेलाइट छोड़ी होती है ऊपर से, ये जियो स्टेशनरी हमने पढ़ी थी, और वेदर वाली पढ़ी थी, सही है। और इसके अलावा हमने एक जीपीएस पढ़ा था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो लोकेशन मालूम करने के लिए होता है, जिस रूट कौन सा रूट अच्छा है, ये हम मैप्स में भी इस्तेमाल होता है, सही है। तो ये सैटेलाइट का मैंने आपको किसमें भी बता दी, आर्टिफिशियल। और नेचुरल आपको पता है चांद है, जिस तरह चांद जो है, ये कह रहे हैं कि अर्थ इज प्लेनेट एंड मून इज इज सैटेलाइट। तो मून का पूछ ले तो नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल नहीं है, सही है, इंसान की बनाई हुई नहीं है। फिर देखें